नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नए साल के पहले ही हफ्ते में लोग सर्दी से ठिठुरने लगे हैं और आपको बता दें कि उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भी दिन में धूप खिलने के बाद भी सर्द हवाएं के कारण ही कपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5-6 दिनों में ठिठुरन वाली सर्दी और सताने वाली है। हालांकि 3 जनवरी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में ही तुरंत शीतलहर से ही मामूली राहत मिलने का अनुमान है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिम विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही मौसमी गतिविधियों में भी बदलाव होगा। और मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने के पर ही पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश हो सकती है, और जिससे मैदानी इलाकों के तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम पूर्वानुमान के साथ कहा जा रहा है कि दिल्ली में एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में 7 जनवरी के बाद एक बार फिर बर्फीली हवाएं चलने वाली हैं। और मौसम विभाग के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि बीते 2 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के बीच ही दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हो रही है और राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाके सुबह से ही कोहरे की गिरफ्त में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह के अंत तक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिसंबर महीने के आखिरी दिन में ही हुई बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में पारा लुढ़क चुका है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के बीच नए साल के दिन भी सुबह में ही कोहरा छाया रहा और राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाके शनिवार सुबह से ही कोहरे की गिरफ्त में दिखाई दिए। और इससे पहले रात में ही तेज हवाएं बहती रहीं और यही हाल तराई इलाकों, पूर्वांचल और पश्चिम के हिस्सों का भी रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह के अंत तक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोहरे का कहर अभी भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पारा भी लुढ़क गया है। सर्द मौसम के कारण लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आवाजाही में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा इस कदर है कि हादसे होने के भी आसार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है और कूड़े के ढेर जलाकर हाथ ताप भी रहे हैं लोग। प्रदेश में कोहरे का कहर लगातार बरकरार है। ठंड और सर्दी के कारण ही लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ठंड का प्रकोप पहले भी, पिछले साल भी काफी पहले देखने को मिल रहा था और इस बार भी उसी तरह से ठंड का प्रकोप लगातार बरकरार है। और वहीं कई बार लोगों को घर से निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लोग आग जलाकर ही तापते हुए नजर आ रहे हैं और सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कूड़े के ढेर जलाया जा रहा है और तापा जा रहा है। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को पार्टी के लिए अपनी निष्ठा साबित करने के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काम करने के लिए तैयार है। वे पार्टी के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर अपनी ही पार्टी की सरकार के नेतृत्व के कामकाज की आलोचना करते रहे हैं और चन्नी ने कहा कि मैं हमेशा आलोचना का स्वागत करता हूं, भले मेरा भाई ही क्यों ना हो। अगर वो भी ऐसा करता है तो मैं उसकी बात सुनता हूं और सुधार भी करता हूं। सरकार के खिलाफ सिद्धू के बयान के संबंध में पूछे जाने पर चन्नी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं और उन्हें पार्टी आला कमान ने जो काम सौंपा है उसे पूरी ईमानदारी से कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धू साहब के साथ काम करने के लिए तैयार हूं
और मैं ये पहले से ही कह रहा हूं कि मैं पार्टी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार हूं। पार्टी जो भी मुझसे कहेगी मैं वो करूंगा। बता दें आपको, सिद्धू अपने रैलियों में अक्सर चन्नी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। एक रैली के दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या केबल टीवी कनेक्शन और रेत सस्ती दरों पर मिल रही है, जैसा कि सीएम ने वादा किया था। और इस बारे में जब चन्नी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खदानों में ही 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फीट में ही दर से ही रेत वितरित की जा रही थी और अब केबल टीवी कनेक्शन केंद्र के अधिकारी क्षेत्र में था। और चन्नी ने नवंबर में ही 1 महीने के लिए केबल टीवी का 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया था। पीएम मोदी मेरठ में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे और पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। और पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ही खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उनके इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मेरठ के सरधना को ही दीपों से ही सजाया गया है। और आपको बता दें कि मेरठ में बने वाली मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्या होगा खास, आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें खास बातें कुछ रहेंगी, जैसे कि 700 करोड़ की लागत से बन रही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी नई यूनिवर्सिटी। और इसके साथ ही एक साथ 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी इस यूनिवर्सिटी में। और आपको बता दें कि एथलेटिक्स जैसे आउटडोर गेम्स के लिए भी 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होगी यहाँ पर। और कुश्ती, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों के लिए 5000 की क्षमता वाला हॉल भी बनेगा यहाँ पर। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी और मैदान, फुटबॉल मैदान भी होगा और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल और लॉन टेनिस कोर्ट भी होगा इसके साथ ही। और निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए भी शूटिंग रेंज भी होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारी सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। पीएम मोदी मेरठ में ही आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरठ से संवाददाता से हम पूछते हैं कि क्या तैयारियां वहां पर जुटी हुई हैं। जी शाहिद, क्या तैयारियां हैं अभी वहां पर? जी, जैसा कि मैं आपको आज बताना चाहूंगा, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी आज मेरठ के अंदर उनका आगमन हुआ है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो है राज्य आनंदी पटेल भी उनके साथ मौजूद है। यहाँ से वो जो है श्रीनाथ ओगरनाथ शिव मंदिर पर पहुंचे हैं और उसके बाद वहाँ से पूरे आराधना करने के बाद वो शहीद स्मारक में अमर ज्योति को जो है श्रद्धांजलि देते हुए जवानों को जो है सीधे यहाँ से रवाना कर चुके हैं। अब वो यहाँ से सीधा सरदाना विधानसभा क्षेत्र के सलावा गांव के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का वहां जाकर वो शिलान्यास भी करेंगे और जनसभा भी करेंगे। और काफी वो जो है आज जो है अपना काफी यहाँ पर मेरठ विधानसभा को लेकर जो है काफी चर्चित भी है। और इस तरीके से देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है काफी खेलों का उद्घाटन करेंगे और जो खिलाड़ियां उनमें भी जो है सम्मानित करेंगे। जी, वहां पे जो कुछ लोग मौजूद हों उनसे भी जानने की कोशिश करिए, अगर छात्र मिलते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश रहेगी कि किस तरह से उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे खेल प्रोत्साहन में भी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, खेल विश्वविद्यालय को लेकर काफी लोग यहाँ से जो है काफी चर्चित है और यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स के मामले में जो है मेरठ जो है काफी दूर तक जो है परिचित है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी सौगात देने के बाद लोगों के अंदर काफी उत्साह है और वो लोग बेसब्री से जो है इस खेल विश्वविद्यालय का काफी टाइम से जो है इंतजार कर रहे थे। 2017 से लेके जो है आज उन्हें 4 साल के बाद ये मौका मिल पा रहा है कि जो लोग खेल
विश्वविद्यालय को लेकर जो है काफी दूर दराज जाना पड़ता था। अब वो जो है उन्हें मेरठ के विधानसभा क्षेत्र में ही जो है अपना यहाँ पर योगदान मिल रहा है कि वो सारी अपनी जो है प्रैक्टिसों को लेकर और खेल को लेकर काफी उत्साहित है और जी काफी शाहिद, एक उनके तरफ अंदर हम जो है अगर जोश देखें तो भरा हुआ है। कोरोना का कहर भी देश में देखने को मिल रहा है, तो वहां पर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं फिलहाल? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा जो है मेरठ से लेकर सलावा गाँव तक जो है यहाँ पर काफ़ी जो है सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। पूरे रोडों को और हर जगहों को जो है सैनिटाइज़ किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद अपनी जगह मौजूद है। और वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर चीज़ की वहाँ पे जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर किसी वजह को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अगर वहाँ पर हर बार जो है हर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। जी जी, धन्यवाद बहुत जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि वो यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दे रहे थे जहां पर पीएम मोदी जल्द ही मौजूद होंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर भी यूनिवर्सिटी में जो मैदान, फुटबॉल मैदान होगा और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल, लॉन टेनिस कोर्ट भी होगा और निशानदेही पर तीरंदाजी के लिए शूटिंग रेंज भी वहां पर मौजूद होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जहां पर उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह मिले कुल कोरोना पॉजिटिव का जो 50% मरीज केवल देहरादून में मिले हैं और इससे राजधानी देहरादून के एक बार फिर कोरोना हॉटस्पॉट बनने का खतरा पैदा हो गया है। राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की शुरुआत दून से हुई थी और राजधानी में ही सबसे अधिक संक्रमण बढ़ा और इसके साथ ही जिसके बाद सभी जनपदों में भी मरीज की संख्या बढ़ने लगी और इसके बाद अब कोरोना की तीसरी लहर भी राजधानी देहरादून से ही उभरती दिख रही है और पिछले एक सप्ताह के आंकड़े इस बात से संकेत दे रहे हैं कि राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान ही 304 नए मरीज मिले हैं और इसमें 150 मरीज अकेले देहरादून जिले में हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस बात पर गहरी चिंता उन्होंने जता दी है और पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर आरपी भट्ट का मानना है कि देहरादून में ही मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गई है और संक्रमण पर नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, इसके अलावा संक्रमण रोक पाना संभव नहीं होगा। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर त्रिपति बहुगुणा ने भी कहा है कि संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और कंटेनमेंट जोन आदि बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। हरिद्वार में बीते दिनों आयोजित धर्म संसद में ही कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ही भड़काऊ भाषण देने के मामले में शनिवार को यति नरसिम्हानंद और सिंघू सागर पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं और इस मामले में अब तक इस 5 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में धारा 153 और धर्म, जाति, जन्म और स्थान के आधार पर ही कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 295 या पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाने को भी एफआईआर में जोड़ा गया है। हरिद्वार के अंचल अधिकारी शेखर सुयाल ने बताया है कि एफआईआर में ही गाजियाबाद के डासना मंदिर की पुजारी यति नरसिम्हानंद और सिंधु सागर के ही नाम जोड़े गए हैं। 16 से 19 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें शामिल वक्ताओं के कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिस्सा भड़काने और वाले भाषण भी दिए गए थे। हालांकि आपको बता दें कि अधिकारी ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि एफआईआर में नई धारा क्यों जोड़ी गई है और इस पर अधिकारी ने कहा कि यह जांच का हिस्सा है, इसे टेलीफोन पर साझा नहीं किया जा सकता।
रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही ट्रेनी इंजीनियर पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर 2021 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन दर्ज करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2022 है। आपको बता दें कि कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट wellindia.in पर ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पदों का विवरण और जरूरी योग्यताएं और आवेदन फीस, चयन प्रक्रिया, अन्य सभी जरूरी जानकारियां भी दी गई हैं और उम्मीदवारों को सुझाव दिया गया है कि सभी जरूरी जानकारियां नोटिफिकेशन में ही चेक करने के बाद की आवेदन करें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसे डाउनलोड कर जरूरी जानकारियां भरनी होंगी और अपनी पासपोर्ट आकार की फोटो भी लगानी होगी। वहीं उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा और आवेदन शुल्क सीबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही जमा किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उम्मीदवारों को दिए गए फीस पेमेंट के लिंक पर जाना होगा और फीस जमा कर इसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रखनी होगी। अगर उम्मीदवारों को फीस जमा करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे इसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ सकते हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर भी जमा करने की पूरी डिटेल जो है वो दी गई है, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके फीस पेमेंट पूरा किया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 17 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दरअसल कहा जा रहा है कि शनिवार को ही अस्पताल में कुल 75 जूनियर डॉक्टरों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 17 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पाए गए डॉक्टरों का जांच अभी टेस्ट किट जो द्वारा दिया गया है और इस संबंध में ही अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए सभी डॉक्टरों के सैंपल को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए सभी जूनियर डॉक्टर पीजी और इंटर्नशिप करने के लिए आए हुए थे और ये सभी डॉक्टर अस्पताल के अलग अलग वार्डों में ही काम कर रहे थे। डॉक्टर विनोद ने बताया कि कोरोना वार्ड में ही अभी मात्र एक मरीज ही है, लेकिन अचानक ही एनएमसीएच में ही इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर विनोद प्रसाद ने बताया है कि शनिवार की शाम को ही सभी जूनियर डॉक्टर का एंटीजन में ही टेस्ट किया गया था और जिसमें 17 लोग पॉजिटिव पाए गए और ऐसे में सभी डॉक्टर फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं और किसी की स्थिति फिलहाल गंभीर नहीं है। सभी को हल्की खांसी, सर्दी, बुखार है। और आपको बता दें कि बिहार में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। खासकर पटना और गया जिले में ही संक्रमण के फैलने की जो रफ्तार है उसने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। वहीं राज्य में वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी से अलर्ट रहने की भी अपील की है।